नमस्कार। यस्वस्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो वा। आपको याद होगा दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और गुरु द्रोणाचार्य जब पांडवों सेना पे बिल्कुल टूट पड़े थे और उनके लाखों लाखों सैनिकों का संहार कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण को और कोई उपाय जब नहीं दिखा तो उन्होंने बोला, भीम को इशारा किया। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था और उसे उन्होंने भीम ने मार गिराया। और कहना सिर्फ इतना था युधिष्ठिर को कि जाके गुरु द्रोणाचार्य के पास उनको जाके सिर्फ ये बताना था कि अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी है या इंसान ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी बात होने से पहले भगवान कृष्ण शंख बजाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य धनुष बाण छोड़ के पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वरदान था कि उनकी जो मृत्यु होगी वो पुत्र वियोग में होगी। सिर्फ यही हाल इस टाइम भारत में चुनाव में चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी गए हैं वो योग ध्यान के लिए। अब विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कोड ऑफ कंडक्ट है और इस पे रोक लगनी चाहिए। तो चुनाव आयोग के साथ भी सेम यही सिचुएशन है। क्या ये चुनाव का उल्लंघन है? नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ के चीज़ें सारी बनाई गई है सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में ये किसी तरह का कोई चुनाव आयोग का जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो विपक्षी पार्टियां चाहे जितनी भी शोर कर लें, जितनी भी शोर मचा लें, उससे कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। तो अश्वत्थामा जी मारे गए और गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए थे। तो बस यही हाल है कि अभी सारे पार्टियां मिलके शोर कर रही है कि इसका जो प्रसारण हो रहा है ये तो प्रधानमंत्री तो खुद मौन व्रत में है, तो वो किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे साफ मतलब है कि किसी तरह का चुनाव प्रचार का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो चुनाव प्रचार किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के पक्ष में बोलना, जब 48 घंटे पहले चुनाव की प्रक्रिया से 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, किसी के तरह का इंटरव्यू देना या करना, इस चीज़ पे रोक है। तो प्रधानमंत्री इन किन्हीं बातों का उल्लंघन नहीं कर रहे। वो कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। 2019 में भी किया था उन्होंने, 2014 में भी किया था और 2024 में भी कर रहे हैं। पूरी चुनाव प्रचार के दौरान 170 से ज़्यादा रैलियां करना, जनसभाएं करना, रोड शो करना, और पूरे भारत में घूम घूम के अगर देखें तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में उनसे ज़्यादा चुनावी रैलियां सिर्फ अमित शाह जी कर पाए। अमित शाह जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है, प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जितना व्यापक असर इनकी रैलियों का होता है शायद अभी के टाइम में, इस टाइम में हिंदुस्तान में और किसी नेताओं का नहीं होता। तो मोदी जी इतने थक गए, हर बार नेचुरली इंसान है तो कोई भी थक जाता है, इसमें कौन सी दिक्कत है। और अगर वो ध्यान करने गए हैं, किसी का ध्यान भटकाने नहीं गए, वो खुद ध्यान लगाने गए हैं, उसमें विपक्ष को क्या आपत्ति हो सकती है। और वैसे भी विपक्ष तो मान रखा है कि छठे चरण के बाद ही कि भाई हमारी सरकार बननी तय है, हम 300 से प्लस सीटें जीत रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला भाई 8 तारीख से पहले हम प्रधानमंत्री पद के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी नाम का घोषणा कर देंगे। तो आप ये बस ये समझ लीजिए, बैंड बाजा तैयार है, बाराती तैयार है, कार्ड छप चुका है, घोड़ी सजे पड़े हैं, सिर्फ दूल्हे का अनाउंस होना बाकी है। इस पर कांग्रेस के नेता ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं भाई ये कर दूंगा 8 तारीख से पहले, और जिस भी पार्टी के ज़्यादा सीटें होगी प्रधानमंत्री उसी दल का बनेगा। लेकिन क्या इतना आसान है ये? जितनी आसानी से उन्होंने कह दिया, क्या सचमुच में इतना आसान है कि उस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा और जो सारे दल एक साथ हैं? क्योंकि इनका गठबंधन देखिए तो गठबंधन नहीं है एक तरह से अगर देखें तो। जहाँ जो पार्टी मजबूत है, आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन पंजाब में नहीं है।
पूरे देश में सीपीएम सीपीआई का कांग्रेस और पार्टियों से, लेकिन केरल में नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में किसी तरह के गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। तो एक तरह से समझौता है कि जो जहाँ कमज़ोर है वहाँ दूसरे की हेल्प ले ली जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। उन्होंने जहाँ भी गठबंधन किया, उनके साथ गठबंधन में जो भी पार्टियाँ छोटी मोटी जिस तरह किया, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई बहुत बड़ी पार्टी एनडीए में हो ऐसा तो नहीं है। तो जो भी है, छोटे भाई के रोल में जो भी हैं, उनको जो भी कार्य दिया, किसी को 1 सीट, किसी की 2 सीट, किसी की 6 सीट, किसी की 10 सीट, तो सब जगह है। ऐसा नहीं कि कहीं पे बीजेपी और आपके जो और भी पार्टियां हैं, मान लीजिए लड़ रहे हैं, उनके साथ जेडीयू कहीं अलग से लड़ रहे हैं, किसी राज्य में अलग है कि नहीं भाई यहाँ तो हम फ्रेंडली मैच खेलेंगे और वहाँ पे आपके साथ रहेंगे क्योंकि वहाँ की टीम मजबूत है, तो वहाँ तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन यहाँ आपस में। तो इस तरह से अगर वो वाकई विपक्ष पूरी गठबंधन बना के पूरी जोर से अगर चुनाव लड़ते तो मैं भी पॉसिबल था, सरकार तो नहीं बना पाते, लेकिन मैं भी पॉसिबल था कि ऐसा कि वो अच्छी फाइट इस बार भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफा मैच है, लेकिन सरकार एनडीए का बनेगा। आज तो अभी 31 तारीख है, कल 1 चरणों का चुनाव होना बाकी है। बाकी मीडिया के बड़े बड़े लोग एग्जिट पोल दिखाएंगे, लेकिन सरकार एनडीए का बनेगा। मुझे नहीं पता अभी क्या वो एग्जिट पोल में दिखाने वाले हैं। मेरा अपना अनुमान है सरकार एनडीए का बनेगा। 300 प्लस सीट लाएंगे। 400 प्लस तो मैंने शुरू से कहा कभी नहीं ला पाएंगे। 300 प्लस सीटें आएगी इनकी। 310, 15, 325 से नीचे होगा और 300 से ऊपर, ऐसा मेरा अनुमान है कि 300 से 325 के बीच में एनडीए का सीट होएगा और सरकार इन्हीं का बनेगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 4 दिन की बात है, फिर तो वही चांदनी रात आनी है। देखते हैं, किसी के यहाँ चांदनी रात होगा, किसी के यहाँ अमावस होगा। तो 4 दिन तक इंतज़ार करते हैं हम सब। हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन उस घोड़ी पे चढ़ता है जो सजा धजा के रखा है। तो देखते हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ इस बार बहुत अच्छा चुनाव हुआ। इतनी गर्मी के बावजूद अगर लगभग 97 करोड़ लोगों ने, जो भारत का मताधिकार मतदाता हैं, जो कि शायद 2-4 देश मिलके भी उतनी जनसंख्या नहीं होगी, उतने लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। उसमें से सभी ने नहीं कर पाए किसी न किसी रीजन से, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद, जहां आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि 52 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है अभी मई में ही, तो इतने लोगों ने अगर घर से बाहर निकल के मतदान किया है, 60% के ओवरऑल एवरेज जो मतदान का मेरे हिसाब से आएगा 55 to 60% के आसपास। अभी तो 1 चरण का बाकी है, तो देखते हैं। तो फिर भी काफ़ी अच्छा चुनाव माना जाएगा ये, और चुनाव आयोग को इसके लिए जितनी भी बधाई दी जाए वो कम है, क्योंकि उनकी मेहनत दिखती नहीं। राजनीतिक पार्टियों की मेहनत हमें दिखती है, क्योंकि वो जगह जगह जाके जनसभाएं करते हैं, ये करते हैं, रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल साइलेंट हैं और उनको ज़मीन स्तर पे जितने भी कार्य करना है सारे कार्य वही करते हैं। तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने चुनाव को, और इतनी बड़ी देश में जहाँ एक शादी ऑर्गेनाइज करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आप देखते होंगे घर के मेंबर का क्या हाल होता है, उनके सारे रिश्तेदार व्यस्त होते हैं। और इतने बड़े देश में इतनी बड़ी चुनाव का ऑर्गेनाइज करना और इतने अच्छे से करना, छिटपुट 1-2 जगह अगर छोड़ दी जाए तो कहीं से कोई इस तरह की अप्रिय घटना का ये नहीं आया कि भाई वहाँ कुछ हो गया, नहीं हुआ। तो इसके लिए चुनाव आयोग की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, और मैं सैल्यूट करता हूँ चुनाव आयोग जी को। शायद विश्व में ऐसा कार्य करने वाले भारत के अलावा और तो कहीं नहीं है। तो मिलते हैं 4 को, देखते हैं क्या हो पाता है।